अस्सलामुअलैकुम। थोड़ा पढ़ लो में खुशामदीद। ENG 502 का लेसन नंबर 45 स्टार्ट करने जा रहे हैं हम। लेटेस्ट ट्रेंड्स ऑफ रिसर्च इन लिंग्विस्टिक्स। टॉपिक नंबर 258, व्हाट इज़ लिंग्विस्टिक रिसर्च और रिसर्च इन लिंग्विस्टिक्स। अब जी उन्होंने कह दिया, ये पूरा चैप्टर समझने वाला कुछ भी नहीं है, इम्पॉर्टेंट भी नहीं है, ये लास्ट चैप्टर है ये। तो जो मुझे लगता है कि MCQs आ सकते हो मैं हाईलाइट कर दिए हैं, अदरवाइज समझाने वाला कुछ भी नहीं है, तो बस हम MCQs ही इसमें पढ़ेंगे। अच्छा जी, अब क्या हो गया है कि लिंग्विस्टिक इज़ एन इम्पोर्टेंट फील्ड ऑफ स्टडी विच वाज इंट्रोड्यूस्ड एज अ रेगुलर डिसिप्लिन इन द यूनिवर्सिटीज़ ऑफ यूरोप एज लेटर एज 1960। उनका कहना है 1960 में यूरोप की यूनिवर्सिटीज़ में लिंग्विस्टिक को एज एक डिसिप्लिन के तौर पर ले लिया गया, रिसर्च डिसिप्लिन के तौर पर। ठीक है, अब ये जी MCQs देख लें। रिसर्च इज़ वन ऑफ मोस्ट इम्पॉर्टेंट जॉब्स ऑफ यूनिवर्सिटीज़ इन द मॉडर्न वर्ल्ड। ये थीसिस होते हैं ना यूनिवर्सिटीज़ में, आपको रिसर्च प्रोजेक्ट दिया जाता है जी, रिसर्च करके तो आप प्रोजेक्ट अपना सबमिट करवाना होता है आपने, तो ये वो चीज़ आ गई है। तो लिंग्विस्टिक को भी उन्होंने यूनिवर्सिटीज़ में ऐसे रिसर्च प्रोजेक्ट के तौर पर डाल दिया। अच्छा जी, चॉम्स्की की अब यहाँ पे आ गया है। चॉम्स्की जो था उसका किस पे फोकस था रिसर्च के मामले में, लिंग्विस्टिक के लैंग्वेज के रिसर्च के मामले में उसका फोकस था एब्स्ट्रैक्ट सिस्टम पे, लैंग्वेज के एब्स्ट्रैक्ट सिस्टम पे, लैंग्वेज के ग्रामर पे, के ग्रामर कौन से ऐसे रूल, किस रूल से लैंग्वेज बनती है, वो उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया। जबकि हाइम्स जो था उसने क्या किया, उसने कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस के ऊपर ध्यान दिया, कम्युनिकेटिव लैंग्वेज के ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया। ठीक है, टॉपिक नंबर 259, रिसर्च ट्रेंड्स इन अप्लाइड लिंग्विस्टिक। अब जी रिसर्च ट्रेंड्स क्या है अप्लाइड लिंग्विस्टिक में। रिसेंटली सेकेंड लैंग्वेज एक्विजिशन के हवाले से रिसर्च चल रही है कि जब सेकेंड लैंग्वेज कोई सीखता है तो वो कैसे सीखता है, वो कैसे एनालाइज करता है किसी दूसरी लैंग्वेज को, उसके पीछे मोटिवेशन क्या होती है, उसके जो फर्स्ट लैंग्वेज होती है स्पीकर की, वो कैसे उसकी सेकंड लैंग्वेज में इंटरफेयर करती है, जो भी सिस्टम होता है सेकंड लैंग्वेज एक्विजिशन में वो क्या होता है, ये रिसर्च ट्रेंड्स हैं। फिर जी उनका कहना है कि साइकोलॉजी में दो अप्रोचेस होती हैं किसी भी चीज़ को टेस्ट करने की, वो एक होती है एक्सपेरिमेंटल और एक डिफरेंशियल अप्रोचेस। एक्सपेरिमेंटल में वो क्या करते हैं, वो चीज़ें एनालाइज करते हैं, वो स्ट्रक्चर्स आइडेंटिफाई करते हैं जो कि सारे इंसानों में कॉमन होती हैं। जबकि डिफरेंशियल अप्रोचेस में वो क्या करते हैं, वो चीज़ें एनालाइज करते हैं जो कि लोगों में, चीज़ों में मुख्तलिफ होती हैं, जो मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ तरह से करते हैं। तो इस हवाले से जब साइकोलॉजी को आप लिंग्विस्टिक में ले आएँ और लिंग्विस्टिक की रिसर्च करें इस हवाले से, तो फिर डिफरेंट लर्नर्स का सेकेंड लैंग्वेज लर्निंग पे इम्पैक्ट वो इस हवाले से रिसर्च करते हैं। इम्पैक्ट ऑफ लर्नर्स, डिफरेंसेस ऑन L2 लर्निंग। वो एक तो सिमिलैरिटीज़ स्पीकर्स की, सारे स्पीकर्स की सिमिलैरिटीज़ के क्या चीज़ें सारी स्पीकर्स में एक जैसी होती हैं लैंग्वेज सीखने के मामले में, और क्या चीज़ें डिफरेंट होती हैं लैंग्वेज सीखने के मामले में। ठीक है, learner difference can generally be divided into 3 categories: personality, cognitive and effective। ये 3 चीज़ें देखी जाती हैं डिफरेंसेस में। ठीक है, न्यूरो लिंग्विस्टिक का मैंने आपको पहले ही कॉन्सेप्ट दे दिया हुआ है। फोरेंसिक लिंग्विस्टिक क्या होता है, लॉ की लैंग्वेज, लॉ के मतलब कोर्ट्स वगैरह में और इस तरह इन्वेस्टिगेशन में जो ओवरऑल जो ये आपका जो क्रिमिनल सिस्टम होता है, जो आपका इस हवाले से सिस्टम होता है, उसमें जैसे लैंग्वेज यूज़ होती है वो फोरेंसिक लिंग्विस्टिक में आती है। उसमें लॉ आ जाता है, क्राइम इन्वेस्टिगेशन आ जाती है, ट्रायल आ जाता है, जुडिशियल प्रोसीजर आ जाते हैं उसमें। इस तरह की लैंग्वेज इसमें जो डिस्कोर्स होते हैं वो फोरेंसिक लिंग्विस्टिक्स में आते हैं। टॉपिक नंबर 260, करंट ट्रेंड्स इन लिंग्विस्टिक रिसर्च मैथडोलॉजी। अब मैथडोलॉजी में कौन से ट्रेंड्स हैं, पहले तो हमने रिसर्च पे पढ़े ना, अब मैथडोलॉजीज़ में क्या है। तो इस पूरे टॉपिक में बस ये याद रख लें कि ये लजॉर्टन थी एक, इसने जो अप्लाइड लिंग्विस्टिक के डाटा एनालिसिस किया ना, इसने ये स्टैटिस्टिक्स यूज़ किए इसके लिए एनालिसिस करने के लिए, मतलब फिगरेटिवली इसने एनालिसिस किया उसे। बस इसमें यह है, और
फिर जी एक ये अकॉर्डिंग टू द ऑथर लिजर्टन, इसी की उसने ही कहा कि ऑलमोस्ट 50% ऑफ ऑथर्स अप्लाइड एनोवा फॉर डाटा एनालिसिस इन द रिसर्च स्टडीज ऑफ क्वांटिटेटिव नेचर। बस ये एमी सब है, ये बस एज टू एज इसे दिमाग में रख लें। और इसके अलावा इस पूरे चैप्टर में कुछ ख़ास नहीं है, कोई इम्पॉर्टेंट नहीं है, कोई इतना समझाने वाला नहीं है। वो चीज़ें लिखी हुई हैं या तो जो आने वाली हैं या जो रिसेंट हैं, जो कि मतलब इम्पॉर्टेंट नहीं है बेसिकली। तो बजाय कि इस पर टाइम वेस्ट करने के दूसरे जो चैप्टर्स हैं उस पर ज़्यादा ध्यान दे दें। इसी के साथ होता है हमारा लेसन ख़त्म। अपना ध्यान रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।